हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय रेखा में। आज से हम हमारे इतिहास की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके 3 पार्ट होते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। इसमें से सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में जो है ये 15 चैप्टर हैं जिनको हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हो गया सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति एवं उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन जिसमें कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म के आंदोलन आते हैं। अगला हमारा है महाजनपद काल एवं मगध राज्य का उत्कर्ष। उससे नेक्स्ट है विदेशी आक्रमण, जिससे कि हुणों के, शकों के आक्रमण, सिकंदर के आक्रमण इत्यादि आते हैं। अगला हो गया हमारा मौर्य, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो मौर्योत्तर काल है। उससे नेक्स्ट जो है मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण कि जो बाहरी आक्रमण हुए थे उनके बारे में पढ़ना है। उससे अगला है सुदूर दक्षिण का इतिहास एवं संगम युग। दक्षिण भारत के जो भी ये शासक वंश थे, चोल, चालुक्य, संगम, इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य, उसके बाद गुप्तोत्तर काल, उसके बाद पूर्व मध्यकालीन भारत। इसको हम अलग रखते हैं। इसमें हम टोटल मिलाकर हमारे 12 चैप्टर हो गए, जिसमें से आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल। देखिए, ये रहा हमारा प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है कि जिस काल के बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते उन्हें प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। कि हमारे प्राचीन भारत में जब शुरू में आदि मानव था, पत्थरों का प्रयोग करता था, तो उसमें जो है मानव लिखना पढ़ना जानता नहीं था, ना उसने कुछ लिखा है। तो जिसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया उसको प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। आगे आता है एक आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि जिसमें लिखा तो गया है लेकिन उस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। मतलब कि जो प्रागैतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल में लोगों ने जो भी लिखा है उस चीज़ों को, उनकी लाइनों को हम आज तक पढ़ नहीं पाए, उनकी भाषा को हम समझ नहीं पाए हैं। तो देखिए, पहला हमारा चैप्टर हम शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये देखिए, इन्होंने बुक्स में दे रखा है, शायद थोड़ी सी ब्लर हो रही है वीडियो, पर डोंट वरी। देखिए, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या होगा कि पुरातत्वविदों एवं इतिहासकारों की मान्यता है कि मनुष्य की सांस्कृतिक यात्रा लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व से शुरू होती है। प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था, मतलब कि आसान नहीं था प्रागैतिहासिक काल के लोगों के लिए जीवन, तथा लिपि का आविष्कार भी नहीं हुआ था। जब लिपि ही नहीं बनी थी तभी तो इस बारे में जो है बिल्कुल कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला है हमें। इस काल के इतिहास के लिए लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी ऐसे 1-2 लाइन भी नहीं लिखी गई कि जिससे हम उस इतिहास की, उस समय के बारे में पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकें। सिर्फ और सिर्फ पुरानी चीज़ों के आधार पर उस टाइम पीरियड का अंदाज़ा लगाया गया है। इसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का भारतीय इतिहास इसी श्रेणी में आता है। तो हड़प्पा सभ्यता से पहले का जो इतिहास है, जिसमें कि पाषाण काल आता है, पाषाण काल में जो पाषाण काल है उसको प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसे ऑप्शन देकर कि प्रागैतिहासिक काल में आने वाला काल बताओ, जिसमें कि आपको पाषाण काल दे देगा, हड़प्पा काल दे देगा, वैदिक संस्कृति दे देगा, या फिर बौद्ध या जैन धर्म दे देगा। तो सबसे पहले याद रखना कि प्रागैतिहासिक काल क्या है कि जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य हमें किसके नहीं मिले हैं? पाषाण काल के नहीं मिले हैं, इसलिए पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। पाषाण काल में क्या था? मानव जो है पत्थरों का ज़्यादा प्रयोग करता था। इसमें जो है वन लाइनर फैक्ट है जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
जिनको कि आपको याद करना है। अगर एग्ज़ाम में टाइम कम है, पूरा डीपली बुक को नहीं पढ़ सकते, तो इस वीडियो के ज़रिए आप इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद करके जा सकते हैं। आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, अच्छा रिवीजन हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट कि इतिहासकारों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन आसान नहीं था। सभ्य कह दो या फिर आसान कह दो, एक ही बात है। क्या इस काल में लिपि का आविष्कार हुआ था? नहीं, क्योंकि हमने अभी अभी यहीं पे पढ़ा था कि इस काल की कोई लिपि नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में पाषाण कालीन सभ्यता के खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष शुरू हुआ? कि जो ये हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं, जो कि प्रागैतिहासिक काल में आता है, इसकी खोज का कार्य मतलब कि इसको सबसे पहले खोजने का काम जो था वो कौन से सन में शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। और किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। और कहाँ से शुरू किया था इसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट को मद्रास के पलवरम से, रॉबर्ट ब्रूस फुट को मद्रास के पलवरम से जो है ये मिला था एक पूर्व पाषाण कालीन उपकरण, मतलब कि एक औजार मिला था उनको। एक मिनट, उनको एक औजार मिला था, जस्ट वेट। देखिए तो यहाँ क्या क्वेश्चन बन गया कि पाषाण काल में लिपि का आविष्कार हुआ था? नहीं। पाषाण काल में जो उपकरण खोजने का काम किस वर्ष शुरू हुआ? 1863। किसने शुरू किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये नाम आप याद रख लो, बार बार एग्जाम में से रॉबर्ट ब्रूस फुट पर जो है क्वेश्चन आते हैं। हर छोटे से छोटे एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है पाषाण काल से, कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही सबसे पहले पाषाण काल में जो है खुदाई या खोजने का कार्य किया था। और कहाँ पर रॉबर्ट ब्रूस फुट को पहला पाषाण उपकरण मिला, मतलब कि औजार मिला था? तो वो मिला था पलवरम से। पलवरम कहाँ पे है? मद्रास में। और कई बार जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान थे। क्या थे? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान। आगे देखिए कि पूरा पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? शिकार एवं खाद्य संग्रह युग। किस नाम से जाना जाता है? शिकार एवं खाद्य संग्रह। क्योंकि जो है पाषाण काल जो था उसमें पत्थरों का ही मनुष्य प्रयोग करता था और सिर्फ शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता था। मनुष्य सिर्फ और सिर्फ शिकार पे ही निर्भर रहता था। जंगलों में जानवरों का, पशुओं का शिकार किया और उनके मांस को कच्चा ही खाता था, क्योंकि उसमें आग की जानकारी नहीं थी मानव को। और खाद्य संग्रह युग मतलब कि बस काम क्या था मनुष्य का कि जंगलों में इधर उधर घूमते रहो, पशुओं को शिकार करो और उनसे अपना पेट भरो, इतना ही काम था। मतलब ना तो मानव पढ़ना लिखना जानता था, ना उसको आग के बारे में पता था, ना उसको खाना पकाने के बारे में पता था, ना उसमें खेती होती थी, ना उसमें पशुपालन होता था। सिर्फ शिकार पर ही निर्भर थे और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। कोई भी इनका स्थायी जीवन नहीं था। अगला है कि भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशियन काल की परतों से प्राप्त उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 2,50,000 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये उपकरण किससे बने हुए थे? पत्थर से। तो इसमें जो है क्वेश्चन में भी एक आंसर छिपा है कि भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत कहाँ से मिलता है? तो द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशियन काल की परतों से मिलता है। इसका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, 2,50,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले का माना जा सकता है। तो आप एक बात ये भी याद रखना यहाँ पर कि मानव का अस्तित्व कितने साल पहले माना जा सकता है? 14 लाख वर्ष। और जो बोरी नामक स्थल की खुदाई से मानव का अस्तित्व मिला है, अंदाजा लगाया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। याद रखना, बोरी कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य का एक स्थल बताओ जहाँ से 14 लाख वर्ष पहले जो है
मानव का अस्तित्व मिला था, तो वो कौन सा स्थान हो गया? बोरी। बोरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में काफ़ी जो है पैलेस मिले हैं ऐसे जिनसे हमें पाषाण काल की काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वीडियो में आएगा जब। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? कितने? 3 भागों में। अब आप मेरी बात गौर से सुनना कि जो है हमारा ये पाषाण काल है, पहले तो पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? पाषाण काल को कितने भागों में? 3। देखिए मैं बताते हैं आपको। ये हो गया पाषाण काल। इसको कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों। पहला कौन सा है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। सेकंड हमारा हो गया मध्य पाषाण काल। मैं बोल रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा नवपाषाण काल। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसको जो है आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया, बाकी 2 को नहीं किया गया है। मतलब कि मध्य को और इसको नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पूरा पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आएगा निम्न पूरा पाषाण काल। एक मिनट, जिसमें से पहला कौन सा आएगा? ये देखिए, पहला बता रही हूँ मैं, निम्न पूरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड याद रखिए। समझ में आया ना आपको कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो आपका आंसर होगा 3। कौन कौन से? पूरा पाषाण युग, या काल बोल दो या युग बोल दो, एक ही बात है। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उच्च पाषाण युग, और यही नवपाषाण युग, नवपाषाण युग। और जब हम पहले वाली जो पूरा पाषाण युग है उसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला हो गया हमारा निम्न पूरा पाषाण काल। इसके आगे निम्न लगा दिया है, बीच वाले को मध्य, और जो लास्ट है उसको उच्च बोले। जैसे कि निम्न पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड क्या है? 2,50,000 ईसा पूर्व से 1,00,000 ईसा पूर्व। पहले टाइम पीरियड उल्टा चलता था, इसलिए याद रखना इनके टाइम पीरियड के बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो निम्न पूरा पाषाण काल का क्या है? 2,50,000 से 1,00,000 ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल का कौन सा है? मध्य पूरा पाषाण काल का कौन सा है? जो है ये 1,00,000 से 40,000, 1,00,000 से 40,000। नेक्स्ट उच्च पूरा पाषाण काल, इसका 40,000 से 10,000। मेन तो ये है कि 2,50,000 से लेकर 10,000 तक इनका टाइम पीरियड है, जिसमें कि 1,00,000 तक पहले वाले निम्न में आ जाएगा। मध्य पाषाण काल में 1,00,000 से 40,000 आ जाएगा, और उच्च पाषाण काल में कितना आ जाएगा? 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखिए कि जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म, जिसको कि फॉसिल बोला गया है, कहाँ से पाया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ से मिला है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म कहाँ मिला है? छत्तीसगढ़ में। तो बच्चे ये फैक्ट है, ये आप चाहे कैसे भी हिस्ट्री पढ़ लो, कितनी भी मोटी किताबें पढ़ लो, आपको फैक्ट याद करने ही पड़ेंगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, फैक्ट को याद करना ही पड़ेगा। जगह का नाम, प्लेस का नाम आपको याद करना ही पड़ेगा इतिहास में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि किस संस्कृति को गंडासा खंडक बटिकाश्रम संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? सोहन संस्कृति। तो ये जो है पाषाण काल में कुछ संस्कृतियां भी आएंगी, जैसे सोहन संस्कृति हो गई, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति हो गई, कुछ घाटियों के नाम भी आएंगे, बेलन घाटी इत्यादि। इनके बारे में याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं पाषाण काल से। तो सोहन संस्कृति में जो ये औजारों के नाम बताए गए हैं कि सोहन संस्कृति के औजार कौन से हैं? गंडासा खंडक बटिकाश्रम। नेक्स्ट हमारा है मध्य पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड कितना था? 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल को नेवासा चरण की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस काल के उच्च कोटि के औजार नेवासा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। और ये नेवासा किस राज्य में स्थित है? नेवासा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था कि बोरी नामक स्थल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में।
और जो है ये है नेवासा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और नेवासा जो कौन से काल का जो है मतलब प्लेस है, एक जगह है, तो मध्य पूरा पाषाण काल। आपको ऐसे भी दे सकता है कि निवासा स्थल जो है वो संबंधित है किससे, मध्य पूरा पाषाण काल दे देगा, सीधा मध्य पाषाण काल दे देगा, नव पाषाण काल ऑप्शन में दे देगा। तो आपको याद रखना ये कौन से रिलेटेड है, मध्य पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट है कि नेवासा के ही निकट किस स्थान से मध्य पूरा पाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं। कौन सा स्थान है वो, चिरकी नामक जगह से जो है नेवासा के निकट है ये स्थान महाराष्ट्र में, वहाँ से जो है उद्योग और निवास के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि मध्य पूरा पाषाण काल, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। मध्य पूरा पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड कितना था, 1 लाख से लेकर 40,000। मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इस समय के औजार मुख्यतः किससे बनते थे, सलक से। तो आप याद रखना कि पूरा पाषाण काल जो था, निम्न पूरा पाषाण काल, उसमें तो जो पत्थर थे वो क्वार्टजाइट से बनते थे। नेक्स्ट जो आया स्टेप मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें जो है पत्थर जो थे वो किससे बनने लगे, जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि से। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न पूरा पाषाण काल में किससे पत्थर बनते थे, कैसे पत्थर बनते थे, तो क्वार्टजाइट से। और मध्य पूरा पाषाण काल में किससे पत्थर बनते हैं, किससे, जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि से। अगला पॉइंट है हमारा, फलक, भेदनी, छेदनी, खुरचनी आदि मध्य पूरा पाषाण काल के औजार थे। तो क्वेश्चन तो यहीं से निकल गया कि मध्य पूरा पाषाण काल के औजार जो थे उनके नाम बताओ। तो मध्य पूरा पाषाण काल, फलक, भेदनी, खुरचनी, छेदनी, 3 के तो पीछे देखो नी लगा हुआ है, तो ऐसे याद हो जाएगा, भेदनी, छेदनी, खुरचनी और फलक। और इसको फलक सबसे पहला इसका औजार था, इसलिए इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी हमारे यही है कि मध्य पूरा पाषाण काल के ये उपकरण थे और इन फलकों के अधिकता होने के कारण इस काल को किस नाम से जाना जाता है, फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा है कि भदनी किस काल का उपकरण है, उपकरण मतलब औजार है, तो ये उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए अभी हमने पीछे निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ लिया, मध्य पूरा पाषाण काल पढ़ लिया। अब आगे देखिए कि अब हम पढ़ रहे हैं उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में। उच्च पूरा पाषाण काल का कौन सा आया, एक पॉइंट हमारा कि भदनी किस काल का उपकरण, भदनी नाम का एक औजार था, वो किस काल से जुड़ा हुआ है, वो उच्च पूरा पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट हमारा है, किस घाटी सभ्यता के लोहदा नाले से हड्डी की बनी मातर देवी की मूर्ति मिली है। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊपर जितने भी हमने फैक्ट देखे उनमें सबसे ज़्यादा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि हड्डी की बनी मातर देवी कहाँ से मिली है पाषाण काल में। तो कहाँ से मिली है, दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह से, बेलन घाटी से। कहाँ से मिली है, बेलन घाटी से। देखो हड्डी भी हमारी सख्त होती है और जो खाना बनाते हैं हम, रोटी बनाते हैं, वो बेलन भी काफ़ी सख्त होता है। तो आप हड्डी और बेलन को अटैच करके पढ़ सकते हो कि जहाँ पर आ जाए कि हड्डी की बनी माता देवी कहाँ, मूर्ति कहाँ पर मिली है, बेलन घाटी से। बेलन हड्डी, बेलन हड्डी, हड्डी की बनी, आंखें बंद करके याद करने की कोशिश कीजिए कि हड्डी की बनी माता देवी कहाँ से मिली है, कहाँ, बेलन घाटी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पटने से किस पक्षी के 3 अंडकव को मतलब कि अंडों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त एक अलंकरण है, मतलब कि आड़ी तिरछी रेखाएं जो है खींची बन गई हैं, ऐसा लगता है कि चित्रकारी करने की कोशिश की गई थी। तो ये किसके अंडों पर मिली है, शुतुरमुर्ग के अंडे, क्योंकि शुतुरमुर्ग के अंडे जो है काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए उन पर जो है आड़ी तिरछी लाइनें खींची गई है, रेखाएं बनाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि जो है चित्रकारी के प्रयास किए गए थे। और ये कहाँ से मिला, ये आड़ी तिरछी लाइनों वाला शुतुरमुर्ग का अंडा कहाँ से, पटनी। पटनी कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया, जावा मानव ने। देखिए जो हम पाषाण काल पढ़े, यहाँ पर तो आग के बारे में मानव को जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी,
पाषाण काल में, इस पूरा पाषाण काल में नहीं थी, मध्य पाषाण काल में भी नहीं थी। मध्य पाषाण काल में आग की खोज जरूर हो गई थी, लेकिन आग का प्रयोग करना मानव को नहीं आया था। आग का प्रयोग करना मानव ने कब सीखा? नव पाषाण काल। ये बात दिमाग में बैठा लो कि आग का जो है निम्न पाषाण काल से कोई मतलब नहीं है। मध्य पाषाण काल में खोज हुई थी, सिर्फ खोज हुई थी। प्रयोग करना कब सीखा? जब तीसरा स्टेप आएगा, नव पाषाण काल। तो अग्नि का आविष्कार जो है मानव की जाति पूछी गई, तो किसने? जावा मानव ने। अगला पॉइंट है हमारा कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना सीखा। आग जलाना वो भी कैसे सीखा था? उस समय माचिस तो थी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मध्य पाषाण काल में जब लोग पशुपालन करते थे तो उसमें उन्होंने पत्थरों को रगड़कर चिंगारी उत्पन्न करना सीख लिया था। उन्होंने परमानेंट आग जलाना नहीं सीखा था। आग जलाना सीख भी लेते, लेकिन वो सिर्फ जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग करते थे। खाना पकाने के लिए आग का प्रयोग नहीं करते थे, उनको नहीं आता था। सिर्फ चिंगारी उत्पन्न करना सीख लिया था मध्य पाषाण काल में। अगला हमारा है कि हस्त कुठार एवं विदारणी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण है। किसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हैंडीमैन को। बच्चे फैक्ट ये आपको इस इंसान का नाम याद करना ही पड़ेगा कि हस्त कुठार और विदारणी जो है प्राचीन काल के सबसे परिचित मतलब जाने माने उपकरण है। इनको किसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है? किसको? हैंडीमैन को। अब ये तो हमारा था निम्न पूरा पाषाण काल। कौन सा था? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, जिसके कि हम 3 पार्ट देखे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब जो मैंने आपको लिखकर दिखाया था उसमें सेकंड था हमारा मध्य पाषाण काल। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। इसका टाइम पीरियड कितना था? 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व। तो क्या है, मध्य पाषाण काल को किस युग के नाम से भी जाना जाता है? किसके नाम से? शिकार और पशुपालन। क्योंकि मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता ही ये है कि इस समय पशुपालन जो है वो शुरू हो गया था। शिकार तो पहले था ही था, उसमें जो है शिकार करते थे और सिर्फ भोजन इकट्ठा करते थे और उसको कच्चा चबाकर खा जाते थे। लेकिन जो हमारा दूसरा टाइम पीरियड है मध्य पाषाण काल, इतने सालों बाद, इतने सालों में मनुष्य शिकार तो करता ही है, खाना भी कच्चा ही खाता, लेकिन उसने जो है पशुओं को सिर्फ मारने लायक नहीं समझा, उसने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया, उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि पशुओं से वो जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करवा सके और उनको काम में ले सके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगला पॉइंट हमारा कि किस काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया, मतलब कि जो आज हम दफनाते हैं, हमारे यहाँ तो जलाते, लेकिन मुसलमानों में तो अभी भी दफनाने की प्रक्रिया है ना, तो वैसे ही जो है दफनाने की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? मध्य पाषाण काल में। जो हमारा पीछे हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा, वहाँ पर मनुष्य को दफनाया नहीं जाता था, उनको मरने के बाद ऐसे ही जिस जगह पे उसकी मृत्यु हुई या जंगल में छोड़ दिया जाता था, जिससे कि जंगली पशु उनके शरीर को खा जाते थे और हड्डियां जो है ऐसे ही जंगलों में पड़ी रहती थी, दबाया नहीं जाता था। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो इसमें जो है मनुष्य को विधिवत रूप से, मतलब कि थोड़ा बहुत कार्यक्रम करके विधि विधान से जो है मनुष्य को दफन करने की, दबाने की प्रथा शुरू हो गई। तो याद रख लेना, पशुपालन किस युग का है? मध्य पाषाण काल। मनुष्यों को दफनाने की प्रक्रिया किस समय शुरू हुई? मध्य पाषाण काल। ये दोनों ही फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते भी हैं। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ प्लीज़ उनको जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं वहीं बता रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि कई स्टेट के एग्ज़ाम में भी जो है रिपीट होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग काल में पशुपालन के जो प्रमाण हमने पढ़ा ना अभी कि पशुपालन शुरू हो गया था, तो सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वो है आदमगढ़ से, होशंगाबाद से, मध्य प्रदेश और बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान, इतनी जगह से 5-6 जगह की प्लेस के नाम दिए, इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसमें आदमगढ़ तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य पाषाणिक काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो आदमगढ़ से मिले थे। बागोर से भी, आप अगर आदमगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो आपको बागोर लगाना है। बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान, ये 4 जगह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाणिक उद्योग कैसे हैं? ज्यामितीय है।
नेक्स्ट हमारा कि कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए। चित्रित शैलाश्रय क्या होता है कि दीवारों पर जो है चित्र बनाए गए हैं सबसे ज़्यादा, तो वो भीमबेटका मध्य प्रदेश में और भीमबेटका में जो है गुफाएं हैं, उन गुफाओं में जो है मानव रहता होगा शायद, तभी तो वहाँ पर चित्रकारी है। भीमबेटका में जितने भी गुफाएं, उन सभी गुफाओं से जो है चित्रकारी मिली है, इसलिए जो है 500 से अधिक शैलाश्रय मतलब कि चित्रकारी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जहाँ पर आपको चित्रकारी के सबसे मध्य पाषाण काल में फैक्ट पूछ लीजिए, आप भीमबेटका ही टिक करके आना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस फैक्ट को बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया और ये रिपीट भी होता है, पूछा भी जाता है। अगला है हमारा कि भारत में मानव कंकाल तथा मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त होते हैं। मानव के कंकाल मिले हैं। शिवालिक क्षेत्र से किसके जीवाश्म प्राप्त हुए, तो ये रामापिथेकस है। ये एक मनुष्य की प्रजाति, जैसे कि जावा मानव आया था, ये रामापिथेकस मानव है। शिवालिक क्षेत्र से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला है कृषि की शुरुआत। जहाँ पर आपको कृषि दिख जाए, आप आंखें बंद करके सोच लेना कि कृषि किससे जुड़ी हुई है, नव पाषाण काल से। हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं, आंखें बंद करके मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए कि हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं। पाषाण काल में हमने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न नव पाषाण काल। जिसमें से पहला जो पूरा पाषाण काल, वहाँ पर मनुष्य क्या करता था, सिर्फ शिकार करता था और अपने खाने के लिए भोजन जुटाता था। पेड़ पौधे जीव जंतु इनको ही कच्चा चबा जाता था और अपना पेट भर लेता था। दूसरा हमारा आ गया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्य शिकार तो करता है, साथ में उसने एक चीज़ और क्या जोड़ ली, पशुपालन जोड़ लिया उसने। अब उसने जो है पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनका प्रयोग कर सके और उनको उन पालतू जानवरों से जो है जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सके। तीसरा हमारा स्टेप आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में आंखें बंद करके सिर्फ याद रखना, कृषि की शुरुआत हुई। मध्य पाषाण काल में किसकी, पशुपालन की शुरुआत। नव पाषाण काल में किसकी, जो कृषि की शुरुआत हुई। आपको याद हो जाएगा, आप वीडियो 1 से 2 बार देखें, जिससे कि अगर बार बार देखोगे और इम्पोर्टेंट जो मैं बता रही हूँ उसके नोट्स बनाओगे, आई होप आपको याद हो जाएगा। क्योंकि बच्चे ये इतिहास है, इसको बार बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। फैक्ट आपको याद रखने ही पड़ेंगे। और इतिहास ऐसी चीज़ है जिसको लगातार अगर पढ़ते रहोगे तो याद रह जाएगा। अगर एक बार छोड़ दिया कि हाँ लिख लिया मैंने, वीडियो एक बार देख लिया याद हो जाएगा, ऐसे कभी याद नहीं होगा। जिसको आप बार बार रिपीट करोगे, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आगे दौड़ मत करो, पीछे छोड़ मत करो। ऐसा कभी नहीं करना कि पीछे छोड़ आगे दौड़, नहीं, आगे नहीं दौड़ना जब तक आपका पीछे का चैप्टर या पॉइंट कोई भी टॉपिक जो है क्लियर ना हो। जब तक आप अपने बेस को मजबूत बनाएंगे, कंटेंट को कंप्लीट पढ़ते जाएंगे, तभी आपके जो है अच्छे से तैयारी हो पाएगी। अगला देखिए कि कृषि की शुरुआत कब हुई, तो ये टाइम बता रखे उन्होंने 7000 ईसा पूर्व के आसपास। किस काल में हुई, नव पाषाण काल में। अगला है कि किस काल में स्थिर जीवन, जनसंख्या में वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, चाक का निर्माण, चाक जिससे कि आजकल हमारे घड़े बनते हैं, दिए बनाए जाते हैं ना, इन चाक, ये टाइप कुम्हार वाला चाक। और मृद भांड कौन से होते हैं, मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड कहा जाता है, इनका प्रयोग। और अग्नि का व्यापक उपयोग। देखिए पीछे अग्नि की खोज की थी, कि खोज किसने की थी, जावा मानव ने, लेकिन अब जो है उपयोग बता दें उन्होंने, कब हुआ था, नव पाषाण काल। तो टाइम पीरियड कितना है, 7000 से 1000 ईसा पूर्व। तो देखिए ये आपसे कोई भी पूछ सकता है कि स्थिर जीवन किस काल से जुड़ा हुआ है, नव पाषाण काल। जनसंख्या वृद्धि किस काल से जुड़ी हुई है, नव पाषाण काल। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था किस काल से जुड़ी हुई है, नव पाषाण काल। चाक का निर्माण और मृद भांड का प्रयोग किस काल से जुड़ा हुआ है, नव पाषाण काल। अग्नि का व्यापक उपयोग किस काल में शुरू हुआ, नव पाषाण काल। तो एक ही जो है पॉइंट में कितने सारे क्वेश्चन निकल गए, तो इसलिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के आप टिक कर लो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपनी कॉपी में नोट कर लो इसको। अगला है कि मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीखी थी, कब सीखी थी, नव पाषाण काल में। वस्त्र निर्माण तो तभी सीखेगा ना जब कृषि होगी, क्योंकि कृषि में कपास से तो वस्त्र बनते थे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, गहरे सोचोगे,
कृषि की शुरुआत होगी तो कपड़े भी बनने शुरू हो गए कपास से। तो सबसे पहले जो कपड़े बनने शुरू कब हुए? नवपाषाण काल में। अगला हमारा फैक्ट है, वर्ष 1860 में सर्वप्रथम किसने उत्तर प्रदेश में टोंस नदी के किनारे उत्तर पाषाणकालीन सेल्ट प्राप्त किया था? ये ली मुसीरियर ने। ये इतना नहीं पूछा जाता लेकिन आपको पढ़ लेना है, फैक्ट है, याद तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1872 में फ्रेजर ने किस स्थान को दक्षिण भारत का उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल घोषित किया था? बेलारी को। ये दक्षिण भारत का एक स्थल है बेलारी, जिसको कि किसने मुख्य स्थल घोषित किया? फ्रेजर ने। कब? 1872 में। नेक्स्ट है कि नवपाषाण काल। देखो बार बार ये टाइम पीरियड लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ते जाओ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है? 7000 से 1000 ईसा पूर्व को अन्न उत्पादक युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कृषि शुरू होगी थी इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अन्न उत्पादक युग। किस स्थल से 5000 ईसा पूर्व का कृषि जन्य गेहूं और जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। अब एक बात मेरी सुनो कि जो आपको कृषि के बारे में पूछ ले, अन्न उपजाने के बारे में पूछ ले, तो सबसे पहले जो है शुरुआत कब हुई, कहाँ से, किस मतलब कृषि से जुड़ा हुआ अगर कोई फैक्ट आता है आपको कि कृषि की शुरुआत किस जगह से मानी जाती है, आपको मेहरगढ़ ही लगाना है। ये याद रख लो, अच्छी तरह से माइंड में बिठा लो कि कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई और सबसे पहले कृषि के साक्ष्य नवपाषाण काल में मेहरगढ़ नामक जगह से मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में हमसे अलग हुआ था ना सबसे पहले, उससे पहले तो ये भारत का ही हिस्सा था, तो उसमें जो है ये भारत में ही आता था मेहरगढ़। अगला है, धान्यों की खेती प्रथम किस काल में हुई थी? धान्य मतलब कि नव प्रस्तर काल में, मतलब कि नवपाषाण काल में। धान्य मतलब कि धान की खेती। अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। जो है नवपाषाण काल में जौ और गेहूं दोनों के उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। लेकिन सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं से पहले भी किसको उपजाना शुरू किया था? जौ को उगाना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला है कि व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था कौन सी थी? पूरा पाषाण काल से भोजन उत्पादन वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? नवपाषाण युग में। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, कंसेप्ट क्लियर हो सकता है आपका कि भोजन इकट्ठा तो उसने शुरू से ही करना शुरू कर दिया था, लेकिन भोजन उगाना नहीं जानता था, पशुओं को मारता था, उनको खाता था, पेड़ पौधों को खाता था, ऐसे करके उसने अपना टाइम पास किया। जब मध्य पाषाण युग आया तो उसमें उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, लेकिन खाना तो वही था, कच्चा मांस और पेड़ पौधे। लेकिन जब नवपाषाण काल था इसमें खेती करनी शुरू कर दी, इसलिए उसने, और आग का भी आविष्कार हो गया तो खेती से उसने अनाजों को उगाया और आग में भूनकर उनको खाने लगा। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? कुत्ता। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपके लिए कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा किस जानवर को पालतू बनाया गया सबसे पहले, तो वो कौन सा था? कुत्ता। अगला है, बेलन घाटी कहाँ पर है? यूपी में स्थित कोल्डी हवा से वन्य और कृषि जन्य चावल का प्रमाण मिला है। जो चावल का सबसे पुराना साक्ष्य यहाँ से प्राप्त धान की किस किस्म के नाम से जाने जाते हैं? ओराइजा स्टाइवा। तो देखिए सबसे पहले लाइन तो यहीं बन गया आपकी कि जो है वो कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है? बेलन घाटी में। बेलन घाटी कहाँ पर स्थित है? यूपी में। और जो कोल्डी हवा है यहाँ से अच्छी किस्म के चावल के प्रमाण मिले हैं नवपाषाण काल में, क्योंकि खेती होने लगी थी। तो ये जो नवपाषाण काल में कोल्डी हवा से जो चावल की किस्म मिली है सबसे पहले किस्म, उसका नाम पूछा गया, तो उसका क्या नाम है? ओराइजा स्टाइवा। अगला है, बेलन घाटी के किस स्थल से स्तंभ गर्त भी प्राप्त हुआ है? स्तंभ गर्त क्या होता है? गड्ढों में घर। स्तंभ गर्त क्या होता है? गड्ढे, जो गड्ढे खोद कर जो है नीचे उसमें घर बनाकर रहते थे। किससे बचने? सर्दी वगैरह से बचने के लिए। झोंपड़ियाँ इतनी बनाने नहीं आते थे या फिर झोंपड़ियों को जानवर नष्ट कर देते थे, इसलिए जो है गड्ढों में घर बनाकर ये रहते थे। तो ये कहाँ से मिले? बेलन घाटी से पूछा, ना कि पूरे नवपाषाण काल, सिर्फ बेलन घाटी में कहाँ से स्तंभ गर्त मिले? तो वो कोल्डी हवा से मिले हैं। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।
इसलिए इस सभ्यता को किस काल का माना गया है? तो इसको आद्य ऐतिहासिक काल। ये पॉइंट जो बात है मैंने आपको चैप्टर शुरू करते ही बताई थी कि प्रागैतिहासिक काल तो वो होता है जिसमें कि कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, कोई भी चीज़ें लिखी ही नहीं गई, क्योंकि मनुष्य को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी लिखने की। अगला हमारा टाइम पीरियड आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें कि लिखा तो गया है, लिपि का आविष्कार भी हो गया था, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, हम समझ नहीं पाए। आज तक हमारे पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के द्वारा उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता से भी जो है पुरानी चीज़ों के सहारे ही जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। अगर लिपि पढ़ ले तो हमें और भी काफ़ी फैक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन उस लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। मानव द्वारा, नेक्स्ट देखिए, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? धातु मतलब कि जो हमारे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये हमारे धातुओं में ही आते हैं। तो इसमें सबसे पहले मनुष्य ने कौन से धातु का उपयोग किया था? तांबा, जिसको कि कॉपर भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में इंग्लिश का नाम भी दे देता है, हिंदी में कॉपर लिखा हुआ, तो आपको याद रखना कॉपर और तांबा दोनों का याद रखना है कि मनुष्य ने सबसे पहले किसका प्रयोग, किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा और कॉपर। नेक्स्ट है कि ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक एज। ताम्र पाषाण काल क्यों बोलते? क्योंकि यहाँ पर तांबे के बर्तनों का ज़्यादा उपयोग होता था। पत्थर का तो हो ही रहा था, साथ में पत्थर के औजार तो थे ही थे, साथ में तांबे के औजार ज़्यादा थे, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी बोला जाता है। ताम्र पाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर व तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। इस काल में लोग मुख्यतः किस समुदाय से जुड़े हुए थे? तो वो ग्रामीण समुदाय से जुड़े हुए थे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। हमने काफ़ी फैक्ट याद कर लिया। आई होप आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आया होगा और इन फैक्ट को आप याद करने की कोशिश करेंगे। जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए उन फैक्ट को तो आपको हर हाल में याद करना ही करना है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं और बनते ही रहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को बार बार अगर नहीं देख सकते, मतलब कि एग्ज़ाम में टाइम कम है, वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो आप अभी फुर्सत में जो है बैठकर वीडियो को पॉज कर करके जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बता रही हूँ उनको कॉपी में लिख लीजिए और एग्ज़ाम से पहले उनको रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके किसी भी टेट के एग्ज़ाम में, किसी भी एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही यहाँ पर डाले गए हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फैक्ट में दिक्कत है या कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट कम पूरा कर दूँगी, ठीक है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बच्चे इतिहास की तैयारी करने शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो सके, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। इन फैक्ट को आप अवॉइड मत करना, क्योंकि देखो पाषाण काल वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को लिया गया है। ओके, चलिए ठीक, थैंक यू सो मच।